नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे भर्ती परीक्षा हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे यूपीटीए, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कैन सुपरवाइजर, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को हम शाम को रोजाना 8 बजे लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है वो अनाज वाली फसलों से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जो कि एग्जाम में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं अनाज वाली फसलों से, उन प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मक्के में ऊतक संश्लेषण हेतु लिया जाता है ऊपर से तीसरी पत्ती, नीचे से तीसरी पत्ती, या ऊपर से तीसरी और चौथी पत्ती, या ऊपर से चौथी और पांचवी पत्ती। तो मक्के में ऊतक संश्लेषण हेतु कौन सी पत्ती का प्रयोग में लेते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ऊपर से तीसरी और चौथी पत्ती का प्रयोग में लिया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और भी देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ देख सकते हैं, मक्का में ऊतक संश्लेषण हेतु निम्न तरह से लेते हैं, जैसे नरमंजरी निकलने से पूर्व विकसित पत्तियां, सिल्क निकलने की अवस्था तक सभी पत्तियां, मक्के में ऊतक संश्लेषण हेतु ऊपर की तीसरी और चौथी पत्ती का नमूना इकट्ठा करते हैं। इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, बॉटनिकल नेम ऑफ ओट। ओट का आपको बॉटनिकल नेम बताना है, क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा होता है, एविना स्टाइवा होता है, या हॉर्डियम वाल्गेयर होता है, या टेट्रिकम स्टाइवम होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, एविना स्टाइवा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर राइस का पूछे तो याद रखेंगे ओराइजा सेटाइवा, बार्ले का पूछे हॉर्डियम वाल्गेयर, वीट का पूछे गेहूं का टेट्रिकम स्टाइवम, और यहाँ पर वाइल्ड ओट का पूछे तो एविना फतुआ। ठीक है, इन सबको आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ये देख सकते हैं 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, धान की पौध मिट्टी रहित माध्यम से उगाने की विधि को क्या कहते हैं? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। धान की पौध मिट्टी रहित माध्यम से उगाने की विधि को क्या कहते हैं? यहाँ पर मिट्टी रहित पूछ रहा है, तो इस विधि को किस नाम से जानते हैं? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है गीली विधि, दूसरी है सूखी विधि, गीली और सूखी दोनों विधि, या डेपोग। तो यहाँ पर पूछा था धान के पौध मिट्टी रहित माध्यम से उगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो डेपोग विधि के नाम से हम जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन राइट आंसर। यहाँ देख सकते हैं, धान के पौध मिट्टी रहित माध्यम से उगाने की विधि को हम डेपोग कहते हैं। यह विधि बीज के 11 से लेकर 14 दिन में रोपाई योग्य हो जाती है। धान की नर्सरी तैयार करने की यह विधि फिलीपींस से तैयार की गई है। ठीक है, फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछता कहाँ से निकाली गई? फिलीपींस से। कितने दिन में पौध तैयार हो जाती है? तो 11 से 14 दिन में पौध तैयार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में विकसित पहली बौनी चावल की प्रजाति कौन सी है? तो यहाँ पर बताना है IR8 या विजया, या IR21 या जया। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें से बताइए, भारत में विकसित पहली बौने चावल की प्रजाति कौन सी है? ड्वार्फ वैरायटी बताना है आपको। तो यहाँ पर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, जया। ठीक है, जया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर शास्त्री द्वारा विकसित भारत में राइस प्रोग्राम के तहत प्रथम चावल प्रजाति के रूप में जया विकसित की गई, जो कि IR8 और TN1 की अपेक्षा उत्पादन के मामले में जया अधिक सफल हुई विकसित वैरायटी है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भारत में इसको जादुई धान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जया को हम जादुई धान के नाम से जानते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। छिलका रहित जौ की प्रजाति है, मंजुला है, KK 141, डोलमा, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डोलमा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं जौ की भूसी रहित किस्म डोलमा है। डोलमा किस्म हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों के माध्यम से ऊंचाई वाले वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उगाने के लिए उपयुक्त है। यह लगभग 140 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यहाँ पर पकने की दिन भी पूछ सकता है कितने दिन में पककर तैयार होती है, तो 140 से 150 दिन में तैयार हो जाती है। यह पीले रस्ट के प्रति हल्की प्रतिरोधी है, याद रखेंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजकिरण किसकी नेमाटोड प्रतिरोधी प्रजाति है। राजकिरण आपको बताना है किसकी नेमाटोड प्रतिरोधी प्रजाति है। जौ की है, गेहूं की है, राई की है या टमाटर की है। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि जौ की प्रजाति है। राजकिरण जौ की नेमाटोड प्रतिरोधी प्रजाति है। इसके अलावा आपको याद रखना है BL2 और CCN, ये दोनों वैरायटियां याद रखेंगे। ये लवण सहिष्णु प्रजाति है, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बाजरा की बीज दर प्रति हेक्टेयर है 12 से 15 किलोग्राम, 4 से 5 किलोग्राम, 80 से 100 किलोग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो बाजरा का आपको सीड रेट बताना है कितना हो जाएगा। तो बाजरे का जो सीड रेट लगता है दोस्तों वो लगता है 4 से 5 किलोग्राम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भी सीड रेट यहाँ पर देख सकते हैं। बाजरे का सीड रेट पूछे 4 से 5 किलोग्राम, ज्वार का पूछे तो 10 से 12 किलोग्राम, चना का पूछे 80 से 100 किलोग्राम, अरहर का सीड रेट आपको याद रखना है 12 से 15 और जूट का याद रखना है 6 से 8। यहाँ से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश PGT 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना आप लोगों के बीच शाम को 8 बजे लेकर उपस्थित रहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। यहाँ देख सकते हैं 2021 में PGT में पूछा गया है और यही प्रश्न 2016 में भी पूछा गया था। यहाँ देखेंगे संकुल मक्का की प्रति हेक्टेयर बीज दर है। संकुल मक्का का सीड रेट बताना है प्रति हेक्टेयर कितना होता है, 10 से 12 किलोग्राम, 15 से 18, 18 से 20, 20 से 25 किलोग्राम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं संकुल मक्का का सीड रेट आपको याद रखना है 18 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। हाइब्रिड मक्का का अगर सीड रेट पूछे तो 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर आपको याद रखना है। चारे के लिए उद्देश्य से बुआई करने के लिए अगर मक्का का सीड रेट पूछे तो 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। ये हो गया चारे के लिए 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर। हाइब्रिड मक्का 25 किलोग्राम और संकुल मक्का 18 से 20 किलोग्राम। तीनों में से एक क्वेश्चन यहाँ से बनने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है TA के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मक्का का प्रथम संकर प्रजाति है। तो यहाँ पर मक्का की प्रथम संकर प्रजाति आपको बताना है कौन सी है। प्रकाश है, गंगावन है, प्रोटीना है या विवेक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगावन, ये जो वैरायटी है ये मक्के की प्रथम हाइब्रिड वैरायटी है, याद रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत बार पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है और 2013 में भी पूछा गया है, रिपीट डबल बार किया गया है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे निम्न में से मक्का की प्रथम संकर प्रजाति गंगावन, ठीक है। सर्वप्रथम भारत में 1961 में मक्का अनुसंधान संस्थान द्वारा यहाँ पर 4 संकर प्रजाति, ठीक है, गंगावन, गंगा 101, दक्कन और रंजीत, ये किस्में विकसित की गई थी, ठीक है। ये चारों संकर वैरायटियाँ हैं, लेकिन पहली अगर पूछे संकर वैरायटी तो गंगावन है, दूसरे नंबर पर गंगा 101, फिर दक्कन, फिर रंजीत। चारों ही आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 पर। 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। धान की नर्सरी उगाने की डेपोग विधि किस देश से विकसित की गई थी। भारत से, चीन से, फिलीपींस से, जापान से। तो काफ़ी आसान और इजी आंसर हो जाएगा इसका फिलीपींस, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन यहाँ देखेंगे 2021 में पूछा गया और 2002 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खाने के उद्देश्य के लिए मक्का की हरी गुल्ली की प्रयोग करने की सर्वोत्तम व्यवस्था क्या है। तो खाने के उद्देश्य के लिए मक्का की हरी गुल्ली की प्रयोग करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। टेस्लिंग है, सिल्किंग है, नरम लोई है या सख्त लोई है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नरम लोई। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं खाने के उद्देश्य के लिए मक्का की हरी गुल्ली की प्रयोग करने की सर्वोत्तम व्यवस्था हरी लोई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। टेसलिंग क्या होता है? मक्के में नर पुष्प के आने की क्रिया को हम टेसलिंग कहते हैं। यह अवस्था मक्के में 55 से 60 दिन बाद आती है। याद रखेंगे, अवस्था भी पूछ सकता है। सिल्किंग क्या होता है? मक्के के पौध में मादा पुष्प के आने की क्रिया को हम सिल्किंग के नाम से जानते हैं। यह अवस्था बुआई के 60 से 65 दिन बाद आती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे नरम लोई क्या होता है। यह मक्के में परागण के बाद दाने का बाली में भरना तथा कठोर होने से पहले की अवस्था होती है। इस अवस्था पर मक्के को हरी बाली के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? नरम लोई के नाम से जानते हैं। यानी कि मक्का है, मक्का में परागण करने के बाद दाने का बाली में भरना और कठोर होने से पहले की अवस्था जो होती है, इसी को हम नरम लोई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका संबंध भी पूछ सकता है किससे है, तो मक्का आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 पर। क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की कटाई करते समय नमी का प्रतिशत होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, उससे पहले और भी क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी है? तो गेहूं की सबसे क्रांतिक अवस्था आपको बताना है। पुष्पन अवस्था, मुलायम चरण, गांठें बनने के उपरांत या शीर्ष मूल निकलते समय, जिसको CRI के नाम से जानते हैं, क्राउन रूट एरी। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा CRI, शीर्ष मूल निकलते समय। डी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यहां पर और भी अवस्थाएं दी हुई हैं। एक तरफ फसलों का नाम दिया हुआ है, एक तरफ क्रांतिक अवस्थाएं दी हुई हैं। तो यहाँ पर गेहूं की देखेंगे शीर्ष मूल निकलते समय, धान की क्रांतिक अवस्था देखेंगे पेनिकल निकलते समय या कह सकते हैं मिल्किंग स्टेज दुग्धावस्था। ज्वार और बाजरा दोनों का पुष्प निकलते समय, ठीक है, ये होती है क्रांतिक अवस्था। मक्का का क्रांतिक अवस्था देखेंगे सिल्क निकलते समय तथा टेसल निकलते समय। सोयाबीन की क्रांतिक अवस्था देखेंगे पुष्प अवस्था तथा फली भरते समय। तो ये सब अवस्थाएं विभिन्न फसलों की आपको याद रखना है सिंचाई की। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 2016 में, 2013 में, 2018, 2010, 2005, 2004, 2009 बहुत बार एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आपको याद रखना है गेहूं की जो क्रांतिक अवस्था है वो शीर्ष मूल निकलते समय आपको याद रखना है। CRI अवस्था इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2n, यहाँ पर देखेंगे सामान्य रोटी गेहूँ जिसमें 2n बराबर 42 है, वह हेक्साप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है या मोनोप्लॉइड है। तो सामान्य रोटी जिसका नाम होता है वैज्ञानिक नाम टेट्रिकम स्टाइवम नाम होता है, तो उसका क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 42 होता है। तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हेक्साप्लॉइड के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य रोटी जो होती है जिसको हम ब्रेड व्हीट के नाम से जानते हैं वो हेक्साप्लॉइड होते हैं। ठीक है, उनका क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 42 होता है। टेट्रिकम स्टाइवम उसका वैज्ञानिक नाम होता है। ड्यूरम की बात करें जिसको मैक्रोनी गेहूं के नाम से जानते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम होता है टेट्रिकम ड्यूरम होता है। ठीक है, वो टेट्राप्लॉइड होता है और इसका क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 28 होता है। यह सूजी बनाने के रूप में और सेवइयां बनाने के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इमर गेहूं की बात करें तो टेट्रिकम डाइकोकम जो होता है इसको इमर गेहूं के नाम से जानते हैं। ये टेट्राप्लॉइड होता है, इसका क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 28 होता है। ठीक है, इसके बाद एक और यहाँ पे देखेंगे टेट्रिकम मोनोकोकम, तो इसका 2n बराबर 14 होता है। ठीक है, डिप्लॉइड व्हीट होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीजीए के उत्पाद के लिए आवश्यक है। कौन सी फसल के लिए बीजीए जो है उत्पादन के लिए आवश्यक मानी जाती है? गन्ना है, धान है, गेहूं है या मक्का? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीजीए का संबंध धान से हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, नील हरित शैवाल कह सकते हैं। ठीक है, इसका संबंध किससे हो जाएगा? धान की फसल से हो जाएगा। एजोला का संबंध धान से हो जाएगा। एनाबीना, ये तीनों ऐसे हैं जो धान में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, यह सहजीवी होता है और यह खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, याद रखेंगे। और दलहनी फसलों के बारे में पूछे तो राइजोबियम जो है इसका प्रयोग हम दलहनी फसलों में करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है पौधे रोपित धान में सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशी है। तो पौध रोपित धान में
प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशी है, ब्यूटाक्लोर है, सल्फोसल्फ्यूरान है, 2,4-D है, पेंडिमेथालिन है। तो 52 का करेक्ट आंसर बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सल्फोसल्फ्यूरान। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर। एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 52 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ब्यूटाक्लोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, धान में किसका प्रयोग करते हैं, ब्यूटाक्लोर का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं पौधे रोपित धान में सामान्यतः ब्यूटाक्लोर, जिसको हम एचएटी के नाम से जानते हैं, 5% और ग्रेन्यूल 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रोपाई के 3 से 4 दिन के अंदर प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार पेंडिमिथालिन 30 EC 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर रोपाई के 3 से 4 दिन के अंदर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, मेचेटी का। और केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए नियंत्रण के लिए 2,4-D का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा ब्यूटाक्लोर। ठीक है, धान रोपित जो खरपतवार नाशी प्रयोग करेंगे उसमें ब्यूटाक्लोर का प्रयोग करेंगे, इसको मेचेटी के नाम से जानते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की कटाई करते समय नमी का प्रतिशत होना चाहिए 15 से 20%, 25 से 30, 8 से 10 या 10 से 12। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 25 से 30%। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर भंडारण के लिए पूछता तो यहाँ पर 10 से 12 हो जाता, लेकिन यहाँ पर कटाई के लिए पूछ रहा है तो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 25 से 30%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। धान की पहली नत्रजन की प्राथमिकता है, तो धान की पहली नत्रजन की प्राथमिकता है नाइट्रेट के रूप में, अमोनिकल के रूप में, नाइट्राइट के रूप में या एमाइड के रूप में। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि अमोनिकल के रूप में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया के रूप में। यहाँ देख सकते हैं धान के पौधे नत्रजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, NH4 धनायन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संकर मक्का की बीज दर आपको बताना है कितना लगता है। तो संकर मक्का का सीड रेट आपको बताना है 10 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश TGT 2013 में पूछा गया है और उत्तर प्रदेश TGT 2004 में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 20 से 25 किलोग्राम, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। संकर मक्का की सीड रेट 20 से लेकर 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, देसी छोटे दाने वाली प्रजाति के लिए 16 से 18 किलोग्राम पर हेक्टेयर, संकुल मक्का के लिए 18 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है। तो ड्यूरम गेहूं की प्रजाति यहाँ से बताना है कौन सी हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे PBW 343, PBW 443 या UP 2338 या PDW 215। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा PDW 215। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसको हम ट्रिटिकम ड्यूरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ड्यूरम वर्ग के गेहूं की खेती देश में सिर्फ मात्र 12% ही की जाती है। ड्यूरम की क्या विशेषता है, ड्यूरम से हम सूजी बनाने के रूप में प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, सूजी बनाई जाती है ड्यूरम से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मोटे अनाज की फसल संबंधित है। तो मोटे अनाज वाली फसल बताना इसमें से कौन सी है, गेहूं है, धान है, जौ है या बाजरा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 57 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन बाजरा। बाजरा को हम मोटे अनाज वाली फसल के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में बाजरा नहीं है तो मक्का याद रखेंगे, ज्वार याद रखेंगे, बाजरा और मंडुआ, ये सब मोटे अनाज वाली क्रॉप्स हैं। लघु अनाज किसे कहते हैं, तो इसके अंतर्गत मंडुआ आ जाएगा, रागी आ जाएगा, कोदो आ जाएगा, सामा आ जाएगा, ककून आ जाएगा, चीना, कुटकी, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे प्रमुख खाद्यान्न अगर पूछे तो इसके अंतर्गत गेहूं, धान, जौ, ठीक है, ये तीनों ही सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है, गन्ना, मसूर, मूंगफली, मक्का। तो ऐसी फसल बताना है जो सभी ऋतुओं में बोई जाती है, तो वो हो जाएगी मक्का। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे यूपी टीजीटी के अंदर पूछा गया था 2013 में, यूपी पीजीटी 2005 में, यूपी टीजीटी 2003 में, यूपी पीसीएस प्री के अंदर 1995 में पूछा गया। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ देख सकते हैं खरीफ सीजन वाली फसलें कौन कौन सी हैं। ठीक है, खरीफ जो मक्का है इसकी हम बुआई कब करते हैं, जून के अंतिम सप्ताह में की जाती है। और रबी मक्का
जो कि कहाँ पर बोई जाती है, मुख्य रूप से बिहार में और उत्तर प्रदेश में कुछ भागों में इसको बुआई करते हैं। ठीक है, और बाकी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है, इसमें भी उगाया जाता है इसको। इसकी बुआई हम अक्टूबर के लेके नवंबर के मध्य में करते हैं, याद रखेंगे। लेकिन मुख्य रूप से ये पूछता है रबी की जो मक्का है ये कहाँ पर बुआई करते हैं, तो याद रखेंगे बिहार के अंदर इसकी बुआई करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है धान की फसल के बाद गेहूं की फसल के लिए उर्वरक की मांग कितनी होती है। तो धान की फसल के बाद गेहूं की फसल के लिए उर्वरक मांग आपको बताना है कितना होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर के रूप में दी जाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 60, 120, 60, 40 ये मात्रा रखी जाती है। अगर गेहूं की अच्छी उपज के लिए धान हो, मक्का, ज्वार, ठीक है, बाजरा की खरीफ वाली जो फसलों के बाद अगर भूमि में 120, 60, 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर एनपीके का प्रयोग करते हैं तो अच्छा माना जाता है। तो आपको ये याद रखना है 120 नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास देना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फर्व विधि से गेहूं की बुआई विकसित की गई। तो कहाँ से विकसित की गई है फर्व विधि से गेहूं की बुआई? लुधियाना से, पंतनगर से, कानपुर से, करनाल में। तो फर्व विधि से बुआई जो की गई है ये पंतनगर से विकसित की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें किस उद्देश्य के लिए किया गया है ये भी आपको याद रखना है। तो इस विधि में सिंचाई जल बचाने के उद्देश्य से ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाकर, नालियां बनाकर इसमें बुआई की गई है। ठीक है, तो सिंचाई जल के बचाने के उद्देश्य से इसको तैयार किया गया है। फर्व विधि को याद रखेंगे, किससे संबंधित है? गेहूं से संबंधित है। यहां से भी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेलिंग किससे संबंधित है? मक्का से, चना से, आलू से या गन्ना से? तो सेलिंग का संबंध किससे हो जाएगा? तो सेलिंग का संबंध होता है दोस्तों मक्का से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये सेलिंग जो है मक्का के प्रोसेसिंग से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या होता है? भुट्टे से दाना निकलने की क्रिया इसमें शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सूचक फसल से संबंधित है? तो सूचक फसल से संबंधित बताना है कौन है? मक्का है, गेहूं है, सरसों है या चना है? तो काफी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा मक्का। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो कि कौन कौन सी फसल के सूचक पौधे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे नाइट्रोजन पोषक तत्व है, इसका सूचक पौधे कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे मेज हो जाएगा, सोरगम हो जाएगा और लेग्यूम वाली जितनी भी क्रॉप्स हो जाएंगी सब नाइट्रोजन का सूचक पौधे हैं। ठीक है, फास्फोरस का सूचक पौधे टमाटर याद रखेंगे, मक्का याद रखेंगे, ल्यूशन याद रखना है। पोटास का सूचक पौधे मक्का, ल्यूशन, कपास और आलू। और सल्फर का ल्यूशन, ठीक है, क्लोवर, टी, ये सब सल्फर का सूचक पौधे हैं। जेडन की बात करें मेज हो जाएगा, आलू हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा, टमाटो और पोटैटो। ठीक है, ये जेडन के सूचक हैं। यम और सीयू के सूचक। ठीक है, सिट्रस वाले जितने फ्रूट्स होते हैं वो यम और सीयू के सूचक पौधे हैं। बोरान की बात करेंगे तो ल्यूशन, कोकोनट और गुआवा, ये सब जो हैं बोरान तत्व के सूचक पौधे माने जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर यमओ मोलिब्लेडेनम की बात करेंगे तो कैलीफ्लावर और केबेज, ठीक है, दोनों ही यमओ के सूचक पौधे माने जाते हैं। यहाँ से बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप लोग रट लीजिए एकदम। यहाँ से 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धान में खैरा रोग की रोकथाम के लिए किस चीज का छिड़काव किया जाता है? ठीक है, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो धान में खैरा रोग के रोकथाम के लिए किस पोषक तत्व का छिड़काव किया जाता है? चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बोरेक्स है, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक सल्फेट। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। खैरा रोग धान में जस्ते की कमी के कारण होता है। इस रोग की खोज गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर से की गई थी। यह रोग पत्तियों के कत्थई रंग के, ठीक है, धब्बे पड़ जाते हैं और इसकी रोकथाम के लिए खड़ी फसल में 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना और 2% यूरिया मिलाकर 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करते हैं। पहला छिड़काव रोपाई के या बुआई के 10 दिन बाद, दूसरा छिड़काव 10 से लेकर 15 दिन बाद करना चाहिए। और बुआई के पहले क्या करना है? मिट्टी में 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट मिला देना चाहिए।
ठीक है, इस प्रकार से हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस फसल की सघनता अधिक है। तो फसल की सघनता पूछ रहा है किसकी अधिक है, मक्का की है, धान की है, गेहूं की है या ज्वार की है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, धान की। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं धान की सघनता सबसे अधिक है 20 × 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 22.5 × 10, 60 × 20, 45 × 20। तो सबसे सघन पूछा है किसकी हो जाएगी, तो धान की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। फसल और प्रजाति का नाम दिया हुआ, गेहूं की वैरायटी क्या C306 है, एकदम सही है। जौ की प्रजाति क्या ज्योति है, ये भी ठीक है। गन्ना की प्रजाति CO 1148 है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ देखेंगे HD 2285, ये जो वैरायटी है ये चने की नहीं है, ये गेहूं की वैरायटी है। ठीक है, गेहूं की वैरायटी है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा था, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। HD 2285 जो है ये गेहूं की वैरायटी है। इसका औसतन उपज 36 से लेकर 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाता है। ठीक है, यह जो वैरायटी है IARI नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई है, काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जाती है। यह 134 से लेकर 136 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ठीक है, इससे हम ब्रेड बना सकते हैं, चपाती बनाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और जितना इजी क्वेश्चन है उतनी ही बार एग्जामों में यहाँ पूछा गया। यूके PCS में पूछा गया 2020 में, यूपी PGT में पूछा गया, 13 में पूछा गया, 10 में पूछा गया, 2002 में पूछा गया, यूपी PCS प्री में पूछा गया 2001 में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मीथेन, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं धान के खेत में मीथेन गैस निकलती है। मीथेन के अन्य स्रोत भी हैं, गीली भूमियाँ, प्राकृतिक गैस, जैव पदार्थों का जलना, धान की खेती और जैव पदार्थों का सड़ना, पशुधन। ठीक है, यहाँ से हमको मीथेन गैस मिल जाती है। कृषिगत स्रोत कौन से हैं, धान की खेती, पशुओं का पाचन क्रिया और खाद बनाना, यहाँ से भी क्या होता है मीथेन गैस का मिलना। ठीक है, एक स्रोत है। उसके बाद यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की फसल के विकास के लिए उचित तापमान है। तो गेहूं के फसल के विकास के लिए अच्छा टेम्परेचर कितना माना जाता है, 10 से 15, 20 से 25, 30 से 35, 35 से 40। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वो हो जाएगा बी ऑप्शन 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर फुटान के लिए पूछें तो फुटान के लिए 16 से लेके 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है दाने फुटान के लिए। ठीक है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगर पूछे उपयुक्त टेम्परेचर कितना चाहिए तो 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान फसल उत्पादन के लिए अच्छा माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 68 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। गेहूं की CRI अवस्था आती है, कितने दिन बाद आती है CRI अवस्था, ये आपको बताना है। 10 से 15 दिन, 20 से 25 दिन, या 35 से 40, या 45 से 50 दिन बाद। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 20 से 25 दिन बाद बुआई के CRI अवस्था आ जाती है। CRI का पूरा नाम होता है क्राउन रूट इनिटिएशन स्टेज। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है। यह अवस्था बुआई के 20 से 25 दिन बाद आ जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नॉरिन 10 एक बौना जीन है, धान का है, ज्वार का है, गेहूं का है या कपास का है। तो यहाँ भी ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है PGT के अंदर, PCS के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 69 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि गेहूं का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जापान में नॉरिन श्रृंखला वाली गेहूं की प्रजातियों से नॉरिन नामक बौनी जीन को अलग कर लिया गया और इसको नॉरिन 10 नाम से एक छोटी प्रजाति गेहूं की विकसित की गई। याद रखेंगे कहाँ से, जापान से। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी वैज्ञानिकों से किस प्रकार से गेहूं की जाति का बीज प्राप्त किया, मध्यम बढ़ने वाले, बौनी जाति, लंबी जाति या रोमयुक्त जाति। तो सब लोग जानते हैं बौनी जातियों का विकास हुआ जिससे हरित क्रांति आई। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी वैज्ञानिक से बौनी जातियों का गेहूं प्राप्त किया। भारत में सर्वप्रथम बौनी गेहूं की किस्म 1963 में आई। शुरू में सोनारा 63, सोनारा 64, लार्मा रोजा 64, ठीक है, मायो 64, ये सब किस्में भारत में लाई गई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फसल के दानों को
पुष्टिकर बनाने में पौध के तनों से संचित कार्बोहाइड्रेट का योगदान कितने प्रतिशत होता है? 20 से 25%, 10 से 20, 5 से 10 या 8 से 10? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 71 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन 20 से 25%। फसल के दानों को पुष्टिकर बनाने में पौधों के तनों से संचित कार्बोहाइड्रेट का योगदान 20 से 25% होता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मक्का की जल मांग आपको बताना है कितना है? 15.6 हेक्टेयर सेंटीमीटर, 20.4 या 25.6 हेक्टेयर सेंटीमीटर या 12.3 हेक्टेयर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मक्का की जलमांग जो है 15.6 हेक्टेयर सेंटीमीटर है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73, धान की फसल में लेह किया जाता है जल हानि को कम करने के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए, 1 से 2 दिनों के लिए या इनमें से नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि 1 से 2, 1 और 2, ठीक है, दोनों के लिए है। जल हानि को कम करने के लिए और खरपतवार नियंत्रण के लिए, दोनों के लिए हम क्या करते हैं? लेह की क्रिया करते हैं, किसमें? धान के अंदर, याद रखेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है मक्के के पौधे में टेसल पहले निकलते हैं, सिल्क पहले निकलते हैं, इनमें से दोनों साथ साथ निकलते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, टेसल पहले निकलते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब टेसल क्या चीज़ होता है इसको देख लेते हैं। मक्का के पौधे में सबसे पहले टेसल निकलते हैं, यह मक्का का नर भाग होता है। ठीक है, मक्का के मादा भाग को हम सिल्क कहते हैं। ठीक है, जो टेसल के बाद निकलता है। ठीक है, टेसल के बाद क्या निकलता है? सिल्क निकलता है। टेसल निकलने की क्रिया टेसलिंग कहलाती है और सिल्क निकलने की क्रिया सिल्किंग कहलाती है। याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75, धान बीज के अंकुरण के लिए अनुकूलतम मुख्य टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 20 से 25 या 18 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं धान के बीज के अंकुरण के लिए अनुकूलतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, जबकि धान की वृद्धि के लिए और विकास के लिए 20 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। अगर वृद्धि विकास के लिए पूछे तो 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है रत्ना एक प्रजाति है, गेहूं की है, धान की है, जौ की है या मक्का की है? तो रत्ना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा धान की वैरायटी है रत्ना। याद रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रत्ना एक धान की प्रजाति है जो उत्तर प्रदेश में अगेती के रूप में इसको उगाया जाता है। यह जो फसल है 120 दिन में तैयार हो जाती है। ठीक है, 120 दिन में यह तैयार हो जाती है। इस किस्म से हमको 40 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमको उपज मिल जाती है। इसके अलावा अनेक धान की किस्में हैं, उनको भी आपको याद रखना है। मनहर है, नर्मदा, जया, लूनीश्री, ये सब धान की ही किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अधिक ज्वार खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? सूखा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, रतौंधी हो जाती है या पेलाग्रा हो जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, पेलाग्रा डिजीज हो जाता है। ठीक है, ज्वार के दाने शरीर में विटामिन B3 जिसको नियासिन कहते हैं क्या अवशोषण में बाधा पहुँचाती है। इसके ज़्यादा ज्वार के सेवन से पेलाग्रा रोग हो जाता है। पेलाग्रा रोग को 4D सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है, 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मक्का की अधिक पैदावार किस मौसम में होती है? जायद में, खरीफ में, रबी में या इनमें से कोई नहीं? तो रबी के सीजन में सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मक्का को हम तीनों ऋतुओं में हम उगा सकते हैं, चाहे रबी हो, चाहे खरीफ हो, चाहे जायद, तीनों सीजन में हम इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन अधिक पैदावार की बात यहाँ पर किया है तो रबी में अधिक पैदावार हमको मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि आज के हमारे इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके आगे के प्रश्न कल फिर 8 बजे आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। तो बाजरा के संबंध में क्या सत्य नहीं है? यहाँ पर कौन सा सत्य नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, पेनिसेटम, टाइफाइडियाड या ग्रेमिनी वर्ग या क्रोमोसोम 2n = 20, मूल स्रोत अफ्रीका। तो इनमें से बताना है कौन सा इसमें से सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्रोमोसोम संख्या यहाँ पर इनका 20 नहीं होता है, क्रोमोसोम संख्या होता है 2n = 14 होता है। याद रखेंगे 14 होता है, यहाँ पर 20 लिख रखा था। बाकी ये ग्रेमिनी कुल से बिलोंग करता है, इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका माना गया है। ठीक है, और पेनिसेटम ट्राइफाइड्स ये हो जाएगा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है,
या पेनिसेटम ट्राइफाडियाट कहते हैं इसको। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा था, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल इसके आगे के प्रश्न शाम को 8 बजे करवाएंगे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।